नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती जा रही है और दिलचस्प मोड़ पर इसलिए पहुंचती जा रही है क्योंकि बिहार की राजनीति में बी सी डी टीमें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच दूरियां मिटने की खबर है। वैसे दूरियां तो कभी थी नहीं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अर्ध विराम या पूर्ण विराम की स्थिति जनता दल यूनाइटेड के संबंधों को लेकर बनने की खबरें लगातार आती रहती है। नीतीश कुमार के बारे में कहें तो बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु हैं और नीतीश कुमार के रुख से ही बिहार की राजनीति में परिवर्तन होता है। लिहाजा बिहार की सत्ता में भले परिवर्तन हो या ना हो, सियासत में परिवर्तन नीतीश कुमार लगातार कराते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले भी नीतीश कुमार तकरीबन 9 साल मुख्यमंत्री रहे और उन 9 सालों के दरमियान नीतीश कुमार ने सिर्फ 5-5 साल के अंतराल पर वर्ष 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए, वर्ष 2005 में दूसरी बार और वर्ष 2010 में तीन बार शपथ ली थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 6 बार वो शपथ ले चुके हैं। लगभग आधा कार्यकाल उन्होंने नरेंद्र मोदी की सत्ता के पहले बिताया, 3 ही बार शपथ ली, वो भी 5-5 साल के अंतराल पर। और उसके बाद आप देखें तो 10 साल के भीतर 6 बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। एक बार जीतन राम मांझी भी ले चुके हैं, मतलब 7 बार बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है। तो क्या अब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 8वीं बार भी बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा? दरअसल इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि बिहार में येन केन प्रकारेण सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। लेकिन दिक्कत यही आती है कि नीतीश कुमार ईडी से डरने वालों में से है नहीं। ईडी से डरने का काम या डराने का काम कहां होता है? एक कोशिशें झारखंड में भी चल रही है, हेमंत सोरेन डरने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में भी कोशिशें हुई, अरविंद केजरीवाल डरने के लिए तैयार नहीं थे। और रही बात नीतीश कुमार की, तो इतना बड़ा रिस्क तो भारतीय जनता पार्टी ले ही नहीं सकती कि नीतीश कुमार के खिलाफ ईडी लगा दे। वैसे भी परिसंपत्तियों के नाम पर नीतीश कुमार के नाम क्या मिलेगा क्या नहीं, वो भगवान जाने। लेकिन लोग जो कहते हैं उसमें लोग कहते हैं कि एक ही तो खूबी है और एक ही नीतीश कुमार की यूएसपी कई सारे उनके आलोचकों की नजर में है कि वो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार उन्हें छू नहीं पाया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बिहार में 7 बार मुख्यमंत्री पद का और सत्ता का शपथ ग्रहण हो चुका है, तो क्या 8वें शपथ ग्रहण की तारीख बेहद सन्निकट है? 16 दिसंबर को खरमास चढ़ने के पहले है। चुनाव प्रचार के लिए जब नीतीश कुमार निकले हैं तो ध्यान रखिए, आज का उनका दौरा 2 भाजपा उम्मीदवारों के लिए है, तरारी और रामगढ़। अपनी तरफ से वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते कि कल को यदि बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। वहीं बी सी और डी टीम की जो चर्चा होती है, तो क्या चिराग मॉडल नए स्वरूप में आ गया है? आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बी सी टीम है या ए टीम बनने की इच्छा रखने वाली टीम है, जो भी हो, जन सुराज सीधे सीधे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने और 75 अति पिछड़ों को टिकट देने की बात कर रहा है। उपचुनाव में दमदारी से कई सीटों पर लड़ भी रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो नीतीश मनाओ अभियान चरम पर है। आनंदीबेन पटेल आई और गई, जेपी नड्डा आए और गए, नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, 2 बार आएंगे। और इन सब के बीच बिहार की राजनीति को आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किस तरह की चुप्पी है और किस तरह की बयानबाजी है, इन सब परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नीतीश कुमार आज उपचुनाव के लिए निकले हैं तरारी और रामगढ़, जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अपनी तरफ से वो हर एक्सक्यूज का ग्राउंड तैयार रखते हैं और अपने अंदाज में कहते हैं कि अरे भाई, गठबंधनवा तो हम निभाने की कोशिश करिए रहे थे, आप लोग सब देखिए रहे थे, सब जानबे करते हैं जी। अब बताइए वो लोग कौन कौन खेल खेल रहा था। अब जो भी खेल वो खेल रहे हो,
लेकिन ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले नीतीश कुमार ने 5-5 साल के अंतराल पर 3 बार शपथ ली। वर्ष 2000 में 7 दिन के लिए, वर्ष 2005 में दूसरी बार और वर्ष 2010 में तीसरी बार। ये फैक्ट है। 5 साल पे शपथ ग्रहण संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी की 16 मई को 2014 को मिली बड़ी जीत के बाद बिहार में 7 बार शपथ ग्रहण हो चुका। 1 बार जीतन राम मांझी और 6 बार नीतीश कुमार। मतलब 2000 से 2014 के बीच में 16 मई 2014 तक 14 सालों में नीतीश कुमार ने सिर्फ 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और 16 मई 2014 को जब बड़ी जीत नरेंद्र मोदी को मिली, उसके बाद से लेकर आज जब हम चर्चा कर रहे हैं 9 नवंबर 2024 तक, तो इन 10 सालों में ये क्या हो गया कि 7 बार बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। नरेंद्र मोदी के आते आते नरेंद्र मोदी की पार्टी की नीयत में क्या ऐसी गड़बड़ी है? नीयत में गड़बड़ी है या नीति में गड़बड़ी है या दोनों में गड़बड़ी है, जिस वजह से 7 बार शपथ ग्रहण हो चुका नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और 8वीं बार कभी भी कोई भी खबर आपको मिल सकती है। जी देखिए, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी का जो सोच रहा है वो विस्तारवादी सोच रहा है। और बीजेपी, चाहे वो वाजपेयी जी से लेके अब तक की बीजेपी को देखिए, बीजेपी के साथ जो जो पार्टियां रही है, जो कभी बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी, आज छोटे भाई की भूमिका में है। जो छोटे भाई की भूमिका में रहा करती थी, वो आज कहीं नहीं है। तो विस्तारवादी सोच तो बीजेपी का रहा है। आप महाराष्ट्र से लेके तमाम जगहों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जी। लेकिन बिहार ही वह राज्य है, या नीतीश कुमार जेडीयू वो पार्टी है जहां इस प्रकार का डेवलपमेंट बीजेपी नहीं कर पाई, जेडीयू को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, जेडीयू की भूमिका को की प्रासंगिकता को कम नहीं कर पाई, या अपने बलबूते बीजेपी इस लायक खुद को नहीं बना पाई कि अपने बलबूते बिहार में वो सत्तासीन हो सके, या कोई एक ऐसा नेता। ठीक है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, ठीक है, आपके पास अमित शाह है, ठीक है, आपके पास संघ का बैकअप है, लेकिन एक क्षेत्रीय नेता जो नीतीश कुमार के कद के आसपास का हो, लालू यादव के कद के आसपास का हो, जिसका पैन बिहार इम्पैक्ट हो, वो आप नहीं डेवलप कर पाए। और आज नीतीश कुमार ने तरारी में टोन सेट कर दिया है आगामी विधानसभा चुनाव का। यदि मेरा सुझाव, यदि मेरा मंतव्य मानते हैं तो जी जी नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काम किया है। हमने, जब से मैं मुख्यमंत्री बना या जब से मैं राजनीति में आया हूं, बिहार में खासकर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए काम किया है। मदरसों को हमने मतलब सरकारी मान्यता दिया है। कई ऐसे उन्होंने काम किए हैं जो वो, जिससे ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के प्रति भी उतना ही मतलब उनके 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 दिल में मर्म है, दर्द है, जितना हिंदुओं के लिए है। तो वो सभी को लेके चलने वाले उन्होंने टोन ये जरूर सेट किया है कि ये गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह या तमाम जैसे नेता, हेमंत बिश्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार के बयान, हालांकि प्रधानमंत्री आज खुद महाराष्ट्र में बोले हैं, एक है तो नेक है, एक है तो अब सेफ है। एक है तो नेक है, सेफ है। तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभिषेक जी, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का वफादार नहीं होता है। कब क्या और कैसे डिसीजन होता है आप भी जानते हैं। राजनीति में टाइम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा स्टेप नहीं लेने जा रहे हैं जी जिससे बिहार के राजनीति में उथल पुथल हो। हाँ, पर्दे के पीछे विधानसभा चुनाव के बाद की पृष्ठभूमि जरूर तैयार की जा रही होगी या की जा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले। और सुन लीजिए, मैं आपको और दो तीन बात और बता दूं, फिर आप उसके बाद सवाल लीजिएगा।
कि जेपी नड्डा को ये विगत 2 महीनों में ये शायद तीसरी यात्रा है जेपी नड्डा का, और जेपी नड्डा कोई छठ पूजा में या मतलब ठीक है वो छठ पूजा के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन छठ पूजा के माध्यम से वो एक और मैसेज देना चाहते हैं कि जेडीयू बीजेपी में सब कुछ सामान्य है। आप देखिए उस दिन जो है जेपी नड्डा और नीतीश कुमार साथ में थे, जब छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा था तो नीतीश कुमार और जेपी नड्डा साथ साथ में थे। तो ये मैसेज दिया जा रहा है और बीजेपी यह समझती है नीतीश कुमार की प्रासंगिकता और उनकी जो गठबंधन में उनका जो एक पोजीशन है, क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के सहारे है और किसी भी हालात में नरेंद्र मोदी जो हैं नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू को खोना नहीं चाहते हैं। और मैं आज बता दूं बिहार बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी। और जेपी नड्डा, आनंदीबेन पटेल के बाद जेपी नड्डा का आना, अमित शाह नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? मैं वो भी आ रहा हूँ। आपको याद होगा अरुण जेटली और नीतीश कुमार के बीच कैसे संबंध थे, और जब अरुण जेटली प्रभारी रहे हैं, कभी हम पत्रकारों ने ये शंका व्यक्त किया कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं या पलटवाने जा रहे हैं, इस प्रकार की थ्योरी चलती थी। अरुण जेटली जब बिहार के प्रभारी थे या बिहार के प्रभारी नहीं भी थे, इस प्रकार का एक केमिस्ट्री था नीतीश कुमार और अरुण जेटली के बीच में। तो इस प्रकार की थ्योरी 2005 से 2015 तक, मतलब इस बीच में आप देखिए कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा। और नीतीश कुमार की जब वापसी भी हुई, जब वो एक बार चले गए, तो उसमें भी अरुण जेटली का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट बीजेपी और जेडीयू में यानी नीतीश कुमार के बीच में जो बनी है, वो भूपेंद्र यादव, अमित शाह और नित्यानंद राय के कारण। आपको याद होगा 2022 में भूपेंद्र यादव से नीतीश कुमार मिलने से मना कर दिए। तब फिर धर्मेंद्र प्रधान यानी अरुण जेटली के जो शिष्य रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको भेजा गया। शांता कुमार के जो कर्नाटक वाले जो मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री, क्या नाम था उनका, अनंत कुमार को भेजा गया। अनंत कुमार प्रभारी और धर्मेंद्र प्रधान सह प्रभारी थे, लेकिन भूपेंद्र यादव से मिलने से मना कर दिया नीतीश कुमार ने। और अमित शाह ने किस प्रकार से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन चिराग के पीछे कोई और नहीं, ये भूपेंद्र यादव और अमित शाह थे। कैसे भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और अमित शाह के साथ पे ये पूरा थ्योरी रचा गया था। तो ये नीतीश कुमार समझते हैं कि बीजेपी का विस्तारवादी सोच है, लेकिन नीतीश कुमार ये भी समझते हैं कि अभी उनकी जरूरत है, बशर्ते नीतीश कुमार अपने पार्टी को यूनाइट रखें। नीतीश कुमार भी कभी कभी ऐसा स्टेप लेते हैं, ललन सिंह को बाहर कर दिए, वीरेंद्र यादव को बाहर कर दिया, अशोक चौधरी को बाहर कर दिए। तो भैया आप ऐसे स्टेप लेंगे तो ऐसे स्टेप लेंगे या इस प्रकार का निर्णय लेंगे तो बीजेपी तो बैठी हुई है, अमित शाह तो बैठे हुए हैं आपको तोड़ने के लिए। हालांकि बिहार के राजनीति में 14 से 24 तक के खासकर सफर में नीतीश कुमार ने साबित किया है, भैया सबको तोड़ लोगे, हमको नहीं तोड़ पाओगे, और ये साबित भी किया है। ऑपरेशन लोटस बिहार में सक्सेस नहीं हुआ, भले चाहे 1 दर्जन बार शपथ लेनी पड़े, लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। हाँ, और भाई ज्योतिषी ने कहा है, भाई मैंने कल भी कहा है कि ज्योतिषी ने कहा है कि भैया नीतीश जी के राजयोग में 11 बार मुख्यमंत्री का शपथ है, 12वीं बार प्रधानमंत्री का होगा या नहीं होगा ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन 11वें बार वो मतलब मुख्यमंत्री का पद शपथ ले सकते हैं। 9 बार ले चुके हैं। समझाइए, फिर हम अगले सवाल पे आएंगे। ऋषि जी एक चीज बताइए, 9 बार वो शपथ ले चुके, अगर 2025 में चुनाव होता है, वो फिर जीत के आते हैं 5 साल के लिए, तो उनकी 10वीं शपथ होगी, 10वीं शपथ होगी 5 साल के लिए। अब ये बताइए कि 11वीं शपथ तो तभी होगी ना जब चुनाव के पहले एक बार वो फिर से शपथ ले ले, तो वो 10वीं होगी, या चुनाव जीतने पर 11वीं होगी। हो सकता है कि समझ में आता है, हो सकता है कि जेडीयू बीजेपी साथ में लड़े, मुख्यमंत्री जी फिर शपथ लें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का फिर शपथ लें, और उसके बाद फिर भाग जाए या भगा लें और फिर शपथ लें, ये भी हो सकता है। और मेरा जो थर्ड सेंस कह रहा है, कोई इसमें जो तम कई पत्रकार कहते हैं हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं सूत्र नहीं कह रहा हूं, मेरे थर्ड सेंस कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, एनडीए
कॉम्बिनेशन में रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद, अब मैं बता देता हूं, चुनाव जीतने के बाद वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, यदि प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ सुगबुगाहट तेज होती है या ऐसा कोई ऑफर आता है तो नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे, एनडीए को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। कई ऐसे लोगों को तोड़ के ले जाएंगे अपने साथ, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बशर्ते मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद ऑफर हो क्योंकि उनके मन में, उनके दिल के किसी कोने में प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है बनी हुई है। ऋषि जी, इस देश में कितने बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। औसत राजनेता, जिसमें मैं नरेंद्र मोदी को भी अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो एक औसत राजनेता ही मानता हूं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं मानता। आप विचारों से किसी के असहमत हो सकते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के बड़े नेता रहे, ज्योति बासु बड़े नेता रहे, अर्जुन सिंह और शरद पवार इस देश के बड़े नेता रहे, जगजीवन राम बड़े नेता रहे। ये लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, हसरत पालने के बावजूद नहीं बन पाए। अब उसमें नरेंद्र मोदी जी बन गए और भी बहुत सारे लोग बन गए। इंद्र कुमार गुजराल बन गए, देवेगौड़ा साहब बन गए जी। ये लोग प्रधानमंत्री मटेरियल कभी नहीं रहे हैं। देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा रहे हैं ये बताइए। लेकिन नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी रहे, देखिए मैं इसमें आप सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी 2000 मतलब जो नरेंद्र मोदी ने रहे हैं या नहीं रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साबित किया है 14 से 24 तक वो व्यक्ति, चाहे वह किसी भी प्रकार के चीजों का सहारा लिया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने साबित किया है। अरे भैया, गांव में कोई मुखिया नहीं बन पाता है, आज मैं सोचूं अपने पंचायत का मुखिया बनना तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्चा है मुखिया बनने में। वो व्यक्ति हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री है और एक बार नहीं, तीसरे लगातार थर्ड टर्म। ऋषि जी, आपको मैं एक बात, आपने कहा प्रधानमंत्री है, ये कोई साधारण बात नहीं। सिनेमा देखिए, संजय दत्त की मूवी आई थी रॉकी, और उसी समय में, लगभग उसी समय में आई थी कुमार गौरव की, राजेंद्र कुमार के बेटे जो थे कुमार गौरव जो है, उनकी मूवी आई थी लव स्टोरी। रॉकी फ्लॉप कर गई थी, नहीं चली थी ज्यादा, लेकिन कुमार गौरव की फिल्म सुपर डुपर हिट थी उस समय में। कुमार गौरव कहाँ है, संजय दत्त कहाँ निकल गए, तो वो ठीक है, समय है। कुमार गौरव नहीं, मैं इस बात, भैया मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ अभिषेक जी। नरेंद्र मोदी ने, देखिए नरेंद्र मोदी के विचारों से, उनके कार्य प्रणाली से आप मतांतर रख सकते हैं और उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक सफल राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र में वही नेता है जिसके पास जन समर्थन है, लोकतंत्र में वही नेता है जिसके पास विधायकों का समर्थन है, सांसदों का समर्थन है, पार्टी कैडर का समर्थन है। आप ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी थे, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को मौका मिला, क्यों नहीं आप मनमोहन सिंह को पटकनी दे पाए? और नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी ने 14, 19 और 24 में साबित किया है कि लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहले पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए वही है, उन्होंने साबित भी किया है। हाँ, आप उनके विचारों से, उनके जो कार्य करने की जो प्रणाली है उससे थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, क्रिकेट के भाषा में फेंकते भी हैं। शोएब अख्तर से ज्यादा फेंक देते हैं। नाले से गैस बनाना, अरे वो संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन इतना बढ़िया करते हैं, वो क्या बोलते हैं, भोजन वाला, लेकिन आज महाराष्ट्र में थे, आज महाराष्ट्र में थे, आज उन्होंने कैसे प्रोपेगेंडा सेट किया, 370 पर रोने वाले आतंकवादियों। अब भाई आतंकवादी कौन है? अनुच्छेद 370 पर रोने वाले जो है बिल्कुल आतंकवादी की तरह। एक भाई किसको आप कर रहे हैं? आपत्तिजनक भाषा है। 370 भारत के संविधान का हिस्सा था, ये किसी आतंकी संगठन का हिस्सा नहीं था। ये घोर आपत्तिजनक भाषा है, भले ही प्रधानमंत्री ने कहा है। संविधान के किसी संशोधन कर दिया जाए किसी अनुच्छेद में तो क्या, अब जीएसटी मोदी जी लेकर आए, 31 तरह के टैक्स को उसमें समाहित किया है, 31 तरह के टैक्स को एबॉलिश किया गया। तो जीएसटी के पहले जो टैक्स थे, क्या उनको हम कहेंगे आतंकी टैक्स था? ये बहुत आपत्तिजनक भाषा है, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए। ये संविधान का अपमान है, ये सीधे सीधे भारत के संविधान का अपमान है। मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं बता पाया हूं, उन्होंने कहा अनुच्छेद 370
में जो बदलाव आया है उसको लेकर जो उनका मतलब कहने का जो मकसद था, जो अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं अब कि देखिए उनकी सरकार आएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हम 370 का समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कश्मीर में रणवीर पिनल कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड नहीं चलता था, रणवीर पिनल कोड चलता था 370 के तहत, और उसमें गोकसी पर प्रतिबंध था। कश्मीर में गोकसी की खबर कभी आपने नहीं सुनी होगी, जबकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है कश्मीर, क्योंकि रणवीर पिनल कोड ने प्रतिबंध लगा रखा था। खैर, ये विषयांतर हो जाएगा, विषय पर आते हैं। एक जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है ऋषि जी। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रुचि से जो भाजपा के कोर वोटर वाले बूथ हैं बेलागंज में, जो सवर्ण और वैश्य वोटर वाले जो बूथ माने जाते हैं, उन बूथों की सूची मंगवाई है, उन बूथ नंबरों की, कि जहां जहां उनका प्रभुत्व है भाजपा के कोर वोटर्स का। और 23 नवंबर के शाम में जो नतीजा आएगा, चाहे वो जीते या हारे, उन बूथों पर उन्हें कितने वोट मिले इसकी वो समीक्षा करने वाले हैं। ये मामूली खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है या नहीं है। इसका अर्थ तो यही निकलता है। आपको क्या लगता है? भाई नीतीश कुमार ने तो अपने दायित्व को आज पूरा कर दिया। तरारी और रामगढ़ में तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के मंच से उन्होंने आज टोन सेट करने का प्रयास किया है। तो जब आप गठबंधन में होते हैं तो दोनों दलों की जिम्मेवारी होती है कि उनके जो आधार वोट है एक दूसरे को ट्रांसफर हो। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते हैं कि बेलागंज में बीजेपी के नेता अपने बूथों पर जहां उनका आधार वोट है वो कितने सक्रिय हैं, कितने जेडीयू के लिए दिल से काम कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए हैं, कितने बड़े नेताओं का प्रोग्राम हुआ है, कौन कौन गए हैं, कौन कौन नहीं गए हैं। और मुझे लगता है इसको लेकर गठबंधन में ऐसा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, एक समन्वय होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए। जरूर होगा, क्योंकि गठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन में है तो जरूर होगा। वहां अगर वोट नहीं मिला नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के कोर वोटर के प्रभुत्व वाले बूथों पर, तब तो बहुत गहरा धक्का लगेगा नीतीश कुमार को। तो आप ही कहते हैं नीतीश कुमार हर अपने डायरी एंट्री में एक कारण नोट कर लेते हैं जब उनको भागना होता है, जब भगवाना होता है। हाँ वही ना, मैं देखिए आप तो बोलने नहीं देते हैं, भागना या भगवाना होता है जी। तो वो डायरी में लिख लेंगे, भैया ये बूथ पे आपका मतलब बेस वोट था, हमको मिला नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं भैया, हम तो गठबंधन धर्म निभाया, आपको तरारी में भी वोट दिलवाया, रामगढ़ में भी दिलवाया, मांझी जी को भी दिलवाया, जिनसे कभी कभी आप इनडायरेक्ट रूप से गाली भी दिलवाते हैं। लेकिन भाई हमारा बेलागंज में एक सीट था, वहां आपने नहीं दिलवाया, इसलिए फिर मतलब कहेंगे ऐसे पेट चलाते हुए कि भैया हम तो फिर टाटा बाय बाय फिनिश। आप जो कह रहे हैं ऋषि जी, एक सूचना और, हालांकि जानते हैं, हालांकि मैं नीतीश जी का नकल नहीं कर रहा हूँ, एक केस हो गया था भैया। अरे भाई, नकल करने पर सदस्यता चली गई उनकी, सुनील सिंह की। हाँ, सुनील सिंह की। अब बताइए, मेरी कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर, किसी विधानसभा विधान परिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन जेल में न चले जाए भाई। कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी, नकल की थी कथित तौर पर। उसको लेकर इतने आहत हुए कि उनकी जातीय भावनाएं उभर आई थी। बड़ा लोगों को अजीब लगा था कि ये जातीय भाषा का प्रयोग सदन में आसन पर बैठ के कर रहे थे। खैर, एक और खबर ऋषि जी आ रही है अंदरूनी सूत्रों से ही, और थोड़ा संवेदनशील खबर है बिहार की राजनीति को लेकर कहे तो। जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि चर्चा ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ भाजपा से मिनिमम 130 सीटों की डिमांड रख दी है, और राजद के साथ उनकी डिमांड है कि साथ में तो लड़ेंगे। ऐसी चर्चाएं मैंने सुनी है कि साथ में तो लड़ेंगे, लेकिन 110 जदयू और राजद लड़ेगी। कांग्रेस को छोड़ देना है चुनाव में कि 243 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े तो होंगे, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट ये लालू यादव और नीतीश कुमार फाइनल करेंगे। भाजपा का हर सीट बूथ पर जाके 5,000 वोट काटे, 10,000, और 23 सीटें, 110 ये दोनों, और 23 सीटें
वाम दलों के लिए छोड़ दी जाए। ये खबरें अंदर खाने चल रही है कि भाजपा से 130 पर बात नहीं बनी, उधर वोट बैंक बड़ा है, 110 पे बात बन सकती है। किस तरह से अच्छा ये देखते हैं बताइए, इसको? अभिषेक जी बताइए, ये कांग्रेस हमेशा कुर्बानी देने के लिए ही बनी है क्या? अब पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, या टिकट तय करेंगे नीतीश कुमार और लालू यादव? या अखिलेश सिंह क्या कर रहे हैं? या अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कर रहे हैं? वो तो तय तो कर राहुल रहे थे, गांधी तो को नतीजा आपने देख ये लिया। जो ये टिकट ये उन्होंने रा, तय नहीं किया वही जीत के आए। ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल साहब को तय करना चाहिए कि जो हम्म, इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी को इस हालात में ला दिए हैं हम्म। कि इनका टिकट नीतीश कुमार तय करे, लालू यादव तय करे। तो भैया बढ़िया बुढ़िया बुढ़िया बिस्तर बांध के आप परचून की दुकान खोल लीजिए। अच्छा, बिहार से कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। ये तो ये बहुत मतलब बताइए। दुखद बात है कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार लालू यादव नीतीश कुमार तय करेंगे। बहुत ही एक चीज शर्म की बताइए बात है पार्टी के लिए और पार्टी अध्यक्ष के लिए, अखिलेश सिंह के लिए। ऋषि जी, और एक चीज और बताइए। जहां तक आपने जेडीयू ने ऐसा कहा कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने ये शर्त रख दी है कि 130 से कम पे हम नहीं लड़ेंगे, ये हम्म, संभव नहीं है। मैं बता लेकिन दूं, लालू यादव ये तो 110 संभव देने के नहीं लिए है। तैयार है। नीतीश आरजेडी तो कुमार उनको देखिए, 110 देने के लिए तैयार है। सुन लीजिए मेरी बात। नीतीश कुमार बीजेपी हम्म, की जरूरत है, लेकिन हम्म, नीतीश कुमार के कारण वो चिराग पासवान, जो चिराग ऑपरेशन के सबसे बड़े हीरो रहे हैं, हम्म, उनकी बलिदान उनका बलिदान वो नहीं दे सकते हैं। उनको हम्म, चिराग भी चाहिए, उनको उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए। हम्म। भाई पशुपति पारस को भी एडजस्ट करना है। अरे महाराज, बिहार में कहा जाता है मछली और दूध एक साथ नहीं खाया जा सकता। तो भाजपा को मछली भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तो रिएक्शन तो हो जाएगा। कहता है लोग नहीं कि समझे? सफेद दाग हो जाता नहीं, है, मछली दूध से लिकोडर्मा देखिए हो जाता है। नीतीश कुमार पे बीजेपी कभी भरोसा नहीं करती है, ये बात जान जाइए। नीतीश कुमार कब हम्म, क्या करेंगे ये नहीं जानते हैं बीजेपी। तो भाई नीतीश हम्म। कुमार तो चाहिए ही, लेकिन जो हमेशा वफादार बने रहे उनको क्या नीतीश कुमार के लिए त्याग देंगे? 130 पे उसको दे दें, मतलब बीजेपी जेडीयू 130 पे लड़ेगी तो बचा क्या? इधर 100, उधर 112 113 में। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएगी कि हम 70-80 पे लड़ेंगे, 90 पे लड़ेंगे? क्या चिराग तो पासवान दिल्ली में एक चीज बताइए। 10 सीटों नहीं, पे तैयार हो जाएगी लड़ने नहीं, के एक चीज लिए? बताइए। नरेंद्र मोदी की सरकार भी बचानी है बीजेपी को, नीतीश कुमार का समर्थन चाहिए, विधानसभा में सीट भी चाहिए, 70-80 पर मानेंगे भी नहीं। तो सब चीज बीजेपी को ही चाहिए, तो नीतीश कुमार को क्या मिलेगा इसमें? ये तो नीतीश बताइए। कुमार सब जीत नीतीश कुमार कैसे को चलेगी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद बीजेपी दे रही है। नीतीश मतलब कुमार नीतीश सिंगल कुमार लार्जेस्ट। मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बने हुए हैं, उनकी इच्छा नहीं है कि प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, संयुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्र बनना है संघ तो के भाई। महासचिव बने, देश के अरे राष्ट्रपति भैया, बने, उनकी इच्छा नहीं है। संयुक्त महासंघ कहाँ चले गए आप? अब मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री पद दे रही है ना। और मैं ये बात जरूर आपके बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट, मतलब गठबंधन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकते हैं, लेकिन ये संख्या 130 के आसपास होगी, ये मैं नहीं मानता हूं। ये डाइजेस्ट होने वाली अच्छा, बात एक ही चीज नहीं है। बताइए। 110 सीट अगर आरजेडी उनको दे रही है, जो चर्चाएं हैं कि आरजेडी 110, जेडीयू 110, यहाँ समझौता हो सकता है, तो आरजेडी से नीतीश जी 110 सीट लेने पर मान कैसे सकते हैं, और भाजपा से 130 के पर क्यों रुक रहे हैं कि 130 से कम नहीं? देखिए ये चर्चा है, कोई हाँ, कंफर्म उसी खबर तो चर्चा पर नहीं ही है। हम आ रहे हैं। हाँ जो चर्चा पर ही हम चर्चा आ है, रहे हैं। ये चर्चा है, गॉसिप है, ये मान लीजिए। लेकिन ये टेक्निकल मतलब तर्क के आधार पे इसका विश्लेषण करें तो बीजेपी अपने कैडर को ये मैसेज देगी कि वो मतलब डबल डिजिट में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 100 से कम हम्म, सीटों पे बीजेपी लड़ने के लिए तैयार होगी। कम से कम हम्म, बीजेपी यदि 130 आप उधर दे दें तो 100, कम से हम्म। कम 100 सीटों पे तो बीजेपी लड़ेगी, तो 230 हो गया। तो इधर बचा 13 में लोजपा, हम और जीताराम मांझी भी। नहीं, एक मिनट सुनिए ऋषि जी, अब आप हमें बताइए। 22 सीटें भाजपा के पास थी लोकसभा में 2014 में, जब नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार आ गए तो अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ी ना, 17 पर चुनाव लड़ी, जीते हुए सांसदों का टिकट काट के दिया। तो वहां आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं जहां खुद की सत्ता थी, और जहां नीतीश कुमार की सत्ता है वहां कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वाह जी वाह! इस खेल को अच्छा क्या भैया, बीजेपी समझती है, नीतीश तब कुमार नहीं समझते हैं? तब इतने कच्चे बीजेपी के खिलाड़ी हैं पास वो।
तो बीजेपी के पास 70 से अधिक विधायक हैं, वो क्या आधे से अधिक विधायक जीती हुई सीट इनको दे देंगे, जेडीयू को दे देंगे? अरे बीजेपी के पास 74-75 विधायक, 74 सीटें वही उन्होंने नहीं कहा, जीती थी। 70 से तो आप मैंने 90 70 लड़ से अधिक लीजिएगा, मैंने कहा। वो 90 कभी लड़ लेगी, एक बात आप 85 लड़ लेगी। अभिषेक जी आप एक बात समझ लीजिए, बीजेपी कभी भी बिहार में डबल डिजिट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, विधानसभा चुनाव। आप ये बात को नोट कर लीजिए। यदि मैं गलत हूँ, और अगर गलत मेरी भविष्यवाणी यदि गलत होती है तो आप जो पनिशमेंट देंगे आप, मैं उसको भुगतने को तैयार हूँ। नहीं, अच्छा बीजेपी मान लीजिए, कभी भी डबल डिजिट पे चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, ये बात हो सकता है कि बीजेपी के तुलना में जेडीयू अधिक सीटों पे लड़े। ये कहा जाए कि किसी एक छोटे गठबंधन में छोटे दल को आप अपने खाते से एडजस्ट करें। ये हो सकता है कि जेडीयू 115 के 115 117 पे लड़े और उसमें कुछ लोगों को, कुछ एक दल को एडजस्ट करना पड़े, जिसमें जैसे पशुपति ऋषि पारस। जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि डबल डिजिट में नहीं लड़ेगी, नीतीश कुमार अगर बहुत बड़ा ऑफर बीजेपी को दे दे तब तो बीजेपी को खुश हो जाना चाहिए कि ठीक है आप 243 ही लड़ लीजिए, तब तो ज्यादा खुश होना चाहिए ना। अरे ये तो आप वो गांव घर में जो होता है कि भाई बैट मेरा बल्ला मेरा, हम आउट हो गए फिर भी बैटिंग करेंगे, तो वही वाली बात है, फिर हम कुछ क्या कर तो सकते। देखिए ये विश्लेषण चुनाव नहीं में हुआ। कंप्रोमाइज परिस्थिति, आप देखिए नीतीश कुमार के पास 119 विधायक थे 2000 देखिए कब कंप्रोमाइज, देखिए भाई साहब 2015 सुन में। लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कंप्रोमाइज हर आदमी करता है, लेकिन अपने अस्तित्व को खत्म करके कंप्रोमाइज नहीं करता है, अपनी दुकानदारी को बंद करके कंप्रोमाइज नहीं करता है। बीजेपी, यदि मैं दावे के साथ करता हूं कि आज डबल डिजिट पे चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए, बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं बता देता हूं। आप अपने अरे कैडर भाई को क्या मैसेज देंगे? तो आप अपने दुकान की, कैडर को क्या मैसेज देंगे? सुनिए तो सही, दुकान के अंदर का आधा गल्ला तो नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर का कबाड़ चुके हैं जाति जनगणना के साथ, अब शटर और ताला बचा हुआ है। तो शटर और ताला में नीतीश कुमार मांग रहे हैं कि 3 ताला लगता है शटर में, तो 2 चाबी हम अच्छा रखेंगे, एक अच्छा आप रखिए, अच्छा, क्या दिक्कत है। आप ये बताइए, ऐसी परिस्थिति यदि होती तो क्या जेडीयू 16 सीटों पे लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती क्या? 17 पे बीजेपी लड़ी, 16 पे जेडीयू लड़ी। यदि इस प्रकार तब का यही आप जो कह रहे समझौता हैं, था, तब तब मेरी यही बात सुन तो समझौता लीजिए। था कि आप जेडीयू आप विधानसभा में बड़ी आप पार्टी होगी। आपने जो तर्क दिया है भाई साहब, आपने जो तर्क दिया है कि जाति जनगणना के बाद इनका गल्ला खाली हो गया, लल्ला का गल्ला खाली हो गया, तो लल्ला फिर 17 पे क्यों लड़े? और जो खाली किए वो 16 पे क्यों तैयार हो गए? इसलिए कि विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा लड़ेंगे, मैं लोकसभा में मैं हम दे यही रहे कह रहा हैं, हूँ, गिव एंड यही टेक है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जेडीयू बीजेपी की तुलना में अधिक सीटों पर लड़ेगी, लेकिन यह फासला इतना बड़ा नहीं होगा अभिषेक जी कि जेडीयू 140 150 130 पे लड़े, अब बीजेपी के पास बीजेपी झुंझुना बजाए। ये तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये भी तो हो सकता है, हम लोग तो यहाँ पर बैठ करके जो खबरें मिलती है उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जेडीयू भी तो हो सकता सांकेतिक है कि 243 ही दे जेडीयू दे कि आप लड़ लीजिए। जेडीयू सांकेतिक रूप से बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा चुनाव में आना चाहती है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपसे लेकिन क्या वो कहा संख्या 130 140 नहीं हो सकती ऋषि है। जी, मैंने आपसे क्या कहा, नीतीश कुमार उदार हृदय के व्यक्ति है, बहुत उदार हृदय के व्यक्ति है, कह दे कि ठीक है 243 ही आप ले लीजिए, लड़ लीजिए, तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी स्थिति में जेडीयू मर्जी कर दे बीजेपी में, इतने उदार है नीतीश 243 दे कुमार। देंगे और नीतीश कुमार कह देंगे कि हम 105 110 पर चल रहे हैं, हम और लालटेन वाले भाई देखिए साहब सब साथ लड़ लेते हैं, आप पूरा लड़िए, ज्यादा बेहतर है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये आडवाणी और वाजपेयी वाला भाजपा होता तो मैं मान लेता कि 130 सीटों पे ऑफर दी। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा है भैया, जी, फाइनल आप क्वेश्चन समझ ऋषि जी, लीजिए। फाइनल क्वेश्चन हाँ, आपसे कि बिहार में जो इतनी सारी पार्टियां, मैं आपको गिनती मैं करा दूं, एक मैं मुकेश सहनी की पार्टी है। मैं जी 2 सेकंड और लूंगा। जी सिंधे महाराष्ट्र में बहुत फरफरा रहे थे, बोले थे 120 से कम नहीं लड़ेंगे। क्या हुआ? मुख्यमंत्री भी है ना सिंधे साहब, और सिंधे कितने प्रासंगिक है, यदि भाग जाएंगे तो बीजेपी को बहुत परेशानी का सवाल उठाना पड़ सकता है। इसलिए तो यहाँ एक फर्क है, सिंधे को और अजीत पवार को साथ रखने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार तैयार नहीं है। यहाँ तो कन्हैया भेलारी जी की भाषा में कहें तो कन्हैया भेलारी जी कहते हैं कि राबड़ी देवी जी जो है, नीतीश कुमार कल कह दे कि आ रहे हैं तो जाए कि हाँ अरे हमारे बाबू आ जाइए, इधर आ जाइए, कन्हैया भेलारी जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। सत्ता तो किसको यहाँ नहीं तो चाहिए अभिषेक जी? वही बात है, तो वहां सिंधे को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है तो मजबूर है, यहाँ तो इनको
साथ रखने के लिए मारामारी है कि हम रखेंगे तो हम आप रखेंगे। आप नहीं चाहते हैं कि मोतिहारी से आप सांसद बने? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते हैं हुजूर, अरे चाहते हैं कि हमारी नहीं कोई चाहते इच्छा हैं? नहीं। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते हैं। हैं? ये बताइए। आज आप देखिए, अब हम पके पकाए नेता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं हम नहीं चाहते हैं। टिकट मिलेगा तो अभिषेक जी सबसे पहले मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे नहीं हजारों नहीं, कार्यकर्ता के साथ वहां जिंदाबाद रेलवे मुर्दाबाद चलेगा। सुनिए ना, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का टिकट मिलता है, समझे, रिजर्वेशन और सब। चल छोड़िए, ये बताइए, ये बताइए हमको एक लाइन में, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। ये जी दुनिया भर की जो बीसीडी टीम है, 140 सीट कह रहे हैं आरसीपी सिंह की हम लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी स्वाभाविक है नीतीश कुमार के कोर वोटर में सेंध लगाएगी, कुर्मी वोट में। उधर एक पार्टी खड़ी है मुकेश सहनी की, कितनी सीटों पर राजद से समझौता होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी सेंध लगाएगी नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट में लगाएगी। उधर एक पार्टी और खड़ी हो रही है, जन स्वराज पार्टी, कह रही है कि 75 अति पिछड़ा को हम टिकट देंगे। वो भी सेंध लगाएगी तो नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगाएगी। और जब इतने सारे प्लेयर जब आ रहे हैं और सबका निशाना वही है कि जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में से कौन कितना खींच लेता है। ये अलग बात है कि जो उपचुनाव हो रहा है, परेशान नीतीश कुमार है, लेकिन वोट में से खींच रहे हैं दूसरे के, भाजपा से सवर्ण और देखिए, राजद से अल्पसंख्यक। अब अब इतने कहने के लिए बीसीडी टीम के बीच कहाँ रहेंगे नीतीश कुमार? अब कहने के लिए मैं भी ये कह दूं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होने जा रहा हूं। कहने में क्या दिक्कत है? चुनाव आरसीपी हो सिंह गया, कहते अभी हैं नहीं हो सकता। अब हो गया भाई, अगला बार होंगे भाई। हम्म, अब कहने के लिए आरसीपी सिंह कहें 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी तो लड़े थे ना कुटानी में बाई इलेक्शन, कितना वोट आया था? हम्म। और एक बड़ा अच्छा पत्रकार बोल रहे कॉम्बिनेशन। थे। हाँ, पत्रकार जो भी लड़ा है, पत्रकार हो जो भी हो, हालांकि उनके ग्रैंडफादर वहां के विधायक रहे हैं। क्या कॉम्बिनेशन बनाया था भूमिहार और मलाओ का कितना वोट आया था? 5। पत्रकारों को बड़े उदार रहते अरे हैं। सुन तो लीजिए ना। हम्म, भूमिहार और मलाओ का कॉम्बिनेशन बनाया था ना कुटंडी में, क्या हम्म। हुआ था? कितना वोट आया था? अरे भैया मालिक। आपकी प्रासंगिकता इन पार्टियों को, सुन लीजिए मेरी बात। आरसीपी सिंह को भी उस कैटेगरी में नहीं मानता हूं। मुकेश सहनी, चिराग पासवान या ये उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता तभी है जब बड़े पार्टनर के साथ इनका क्लब होगा, मतलब गठबंधन होगा। नहीं तो वे 4000, 5000, 3000, 2000 के लायक हैं, उससे अधिक आपकी कैपेसिटी अच्छा, नहीं हमें है। एक चीज बताइए ऋषि जी, भूमिहार और मलाह का कॉम्बिनेशन बनाए थे कुर्नी में, आप कह रहे हैं। भूमिहार, उनकी स्वाभाविक वीकनेस है, समाज की बड़ी अच्छी बात है कि जमीनों के प्रति मोह ज्यादा होता है। तो भूमिहार का मोह जमीन के प्रति होता है, मल्लाह का मोह जो है वो जमीन में मछली। गड्ढा खोद कर पानी, हाँ, गड्ढा खोदने के पर होता है। तो ये दोनों कैसे एक हो सकते थे? वो तो प्रयोग ही उनका उल्टा था। नहीं भैया, ये आप जैसे समझ लालू लीजिए। यादव ने, सुनिए बिहार एक में मिनट सुन ऋषि जी, लीजिए, एक मिनट मेरी सुनिए बात ऋषि जी, सुन। एक मिनट ऋषि एक जी। 2 सेकेंड। आज दोनों भाई में बहुत डिस्कशन हो गया। लोग कहेंगे कि अपने ये बातचीत के लिए प्रोग्राम करते हैं। जी। एक बात समझिए, बिहार में 3 ही कौन है? एक प्रशांत किशोर बनाना चाहते हैं, चौथा कौन? बड़ा आधार वोट आज भी राजद का है, उसके बाद बीजेपी जेडीयू का है। बाकी लोग जो हैं, ये क्या वो कहते हैं, दूधा भात कहते हैं गांव में, खेल में ही दूधा भात है, इधर भी उधर भी वो है। बाकी 5000, 3000 वालों को मैं आधार वाला नहीं मानता हूँ। अब देखिए, एक समीकरण बनाया था लालू यादव ने, उस पर उन्होंने 15 साल राज किया। वो MYR समीकरण, मुस्लिम यादव राजपूत समीकरण बनाया था, जिसमें वो काफी हद तक लालू यादव कामयाब रहे। तो वो समीकरण फिट हो गया। माई बाप समीकरण बनाया तेजस्वी, उसमें फिट नहीं हो पाए। और नीतीश कुमार का जो समीकरण है, जितने वोटर हैं बिहार में जो किसी तरह की राजनीति में नहीं रहते, उन सबको लेकर आए। महादलित को पकड़ के लाए, जो बेचारे गरीब परिवार के ज्यादातर लोग हैं, वो अपना खाने कमाने में व्यस्त रहते हैं। अति पिछड़ा लोग, अपने पेशागत व्यवसाय में अपना वो व्यस्त रहने वाले लोग हैं। लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए, नाई समाज के लोग हो, और उसमें लौकुश को जोड़ करके उन्होंने अपना आधार बनाया। तो उनका समीकरण चल गया। लेकिन आप मुकेश सहनी की बात कर रहे थे, भूमिहार और मल्लाह, एक जमीन वाले या एक जमीन को खोदने वाले। अच्छा, आप तो अभिषेक जी, खुदाई करने आपका वाले और भराई करने वाले। आप एक ही सवाल को दोबारा पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं मुकेश सहनी इतने ही प्रासंगिक होते तो अपने विधानसभा चुनाव में हारते क्या? हम्म। इतने ही प्रासंगिक होते, इतने ही बड़े मलाहों का नेता होते मुकेश सहनी, तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हारते क्या? इस बार तो तेजस्वी यादव ने दिल खोल के 3 सीट दिया था। क्या क्या कर लिए? क्या कर लिए बताइए ना आप हमको। जी। और एक बात जान जाइए, तेजस्वी यादव को भी आपके माध्यम से मैं एक पत्रकार होने के नाते कहना चाहता हूँ, 2 नावों की सवारी मत कीजिए। क्या किया जी। आप? वैशाली में मुन्ना शुक्ला को दिए, भूमिहारों को वोट दीजिए, और वहां क्या किए? जहां आप अशोक महतो को दिए थे मुंगेर में,
अति पिछड़ा एक हो जाओ। भूमिहार को गलिया रहे थे और आप जिसको उम्मीदवार बनाए वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ बावनों की हत्या किया हूं। वो ऐसे कह रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा कारनामा पद्मश्री लेके आए हूं। हाँ, मैं कहता हूं कि मैंने बावनों की हत्या की। हाँ, इस तरह की भाषा चल रही तो थी। आप दो नावों में सवारी नहीं कर सकते। एक तरफ आप वैशाली में भूमिहारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भूमिहारों को गाली दिलवा रहे हैं मुंगेर में, और आप चाहेंगे कि हम बाप बन जाएं। बाप बनने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। एमवाई बन सकते हैं, माई बन सकते हैं, लेकिन बाप बनने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है भैया। चलिए, बहुत कुर्बानी तो बिहार में नीतीश कुमार ने सियासत में दे दी है, और इतनी कुर्बानी दी है कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले के 14 सालों में 3 बार शपथ ली, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक बार मांझी जी को छोड़ दे तो 6 बार खुद नीतीश कुमार ने शपथ ली 10 सालों में। तो 15 साल में 3 बार और 10 साल में 6 बार। ये बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट है। और इस स्ट्राइक रेट के बीच अब ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2 बार अभी और बाकी है। तो बेलागंज का इंतजार कीजिए, बूथों का डेटा आने दीजिए कि नीतीश कुमार क्या और सोचते हैं। अभिषेक जी और कभी ये देखिएगा, सुबह सुबह उठिएगा, टीवी न्यूज चैनल खोलिएगा, लेकिन देखिएगा ब्रेकिंग में चल रहा है नीतीश कुमार होंगे बिहार भारत के अगले प्रधानमंत्री। भाई, सुबह सुबह उठ के हमने एक ही खबर देखी है आज तक ऐसी। अरे नहीं, सुबह अरे उठने वो पर मत कि देवेंद्र मत फडणवीस ने शपथ ले ली 80 अच्छा घंटे की ठीक सरकार ठीक की। ठीक। हम सोचे वही खबर देखी कुछ है। और, हम सोचे कुछ और बोलने वाले हैं। बोले ठीक ठीक, बोले नहीं ठीक नहीं, है, ठीक खबर दी। देवेंद्र फडणवीस की खबर देखी है एक बार सुबह सुबह उठ करके कि हो गया तो अचानक। हो सकता है नीतीश कुमार जी इसी प्रकार का झटका देने के लिए जाने जाते हैं। एकाएक पता चला कि पूरे रात में ऑपरेशन हो गया, सुबह नीतीश कुमार जो है देश के अगले प्रधानमंत्री हो गए। चलिए, उतनी दूर की मैं नहीं सोचता, लेकिन बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में खींचतान बहुत ज्यादा है। और चुनाव के वक्त याद रखिए, नीतीश कुमार अखिलेश यादव नहीं है कि चुनाव सर पर हो और घर में चाचा भतीजे का विवाद 2017 में जो चल रहा था, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव, और सतह पर आ रहा था, वो चल रहा हो। नीतीश कुमार घर को दुरुस्त कर लेते हैं, और घर दुरुस्त उनके दोनों तरफ है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार के दोनों घर दुरुस्त हैं। सर्कुलर रोड वाले पड़ोसी भी दुरुस्त है, और दिल्ली वाले बंगले के जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी भले ही दुरुस्त ना हो, लेकिन उनकी पार्टी दुरुस्त होने का संकेत दे रही है। कामराज लेन में के आगे कृष्ण मेनन मार्ग है, तो कृष्ण मेनन मार्ग वाले पड़ोसी को बिहार से दूर कर दिया गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से दूर होने से बचाने के लिए कृष्ण मेनन मार्ग वाले पड़ोसी को दूर किया गया है? चलिए देखते हैं। तरारी और रामगढ़ नीतीश कुमार निकले हैं, और भाजपा की सीट पर जाकर मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है, वो सारे काम जब नीतीश कुमार गिना रहे हैं, तो याद रखिए, चिकोटी काटने का काम सिर्फ गिरिराज सिंह के भरोसे नहीं होता, बल्कि चिकोटी राजनीतिक तौर पर इस तरह से काटी जाती है, जो नीतीश कुमार ही जानते हैं कि चिकोटी काटने के 2 महीने बाद पता चलता है कि अरे उस वक्त की चिकोटी वाकई काटी गई थी, जो अब असर कर रहा है। तो देखते जाइए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होता है, एक ही चीज नहीं होती। ऋषि जी, आप सहमत हैं या नहीं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता? मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष परिवर्तन होता है। तो खैर, अब जो भी परिवर्तन हो, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। ऋषि जी परिवर्तित रूप में हमारे सामने आ गए, बाल और काले हो गए। परिवर्तन के पहले इन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार।